हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज क्या लेकर आए हैं भाई? आज हम क्लास 10 के अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। पेपर कैसा आएगा, किस तरीके से करेंगे, इतना सब पढ़ा है, लग रहा है कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं है। डोंट वरी, आपको सब याद है। जिन जिन बच्चों को ये लग रहा है कि हमें कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो हमेशा इस चीज़ को मान के चलें कि आपको सब कुछ लर्न है। क्योंकि जब ऐसा होता है ना कि हम जब हमारे आपके सामने पेपर आएगा ना, आपको लगेगा अरे मुझे तो ये भी आता है, अरे मुझे तो ये भी आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम स्ट्रेस के कारण हमें लगता है कि हम कुछ मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रिपरेशन सारी हो चुकी है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का। हम आज कर करा रहे हैं आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। तो आज हमारा सैम्पल पेपर क्वेश्चन जो है वो है नंबर 3। तो अभी तक आपको 2 सैम्पल पेपर्स करा चुकी हूँ, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है। ठीक है, तो ये तीसरा पेपर भी देखिए और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। तो ये सैम्पल पेपर है ईयर 2024 और 25 के सेशन के लिए, यानी कि 28 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये सैम्पल पेपर है। ठीक है, तो याद रखिएगा पेपर कोड आपका 002 है। ठीक है, क्योंकि भाई सेम डे कोर्स ए का भी पेपर होता है और बी का भी होता है, तो ये पेपर कोड आपको तैयार रखना है। ठीक है, अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें समझ लीजिए, क्योंकि इसी हिसाब से इंस्ट्रक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तो आपका जो निर्धारित समय वो 3 घंटे है और आपको मार्क्स मिल रहे हैं 80। अब जो ये 3 घंटे का समय है ये आपका रिटन वर्क का है। इसके 15 मिनट पहले जो आपका 10:30 बजे पेपर शुरू होना है, ये आपका रिटन टाइमिंग है, यानी कि आपको 10:15 बजे यानी कि 10:15 पर आपको आपका पेपर मिल जाएगा। अब वो पेपर मिलते ही आपको काम करना है रीडिंग का। ठीक है, जैसे मैंने बता चुकी हूँ पहले भी कि आपके जो अपठित गद्यांश और काव्यांश हैं और पठित गद्यांश और काव्यांश हैं, इन सभी के आंसर्स आपको पढ़कर निकाल लेने हैं इस 15 मिनट में और साथ साथ पूरा पेपर पढ़ लेना है। ये एक अहम काम है, अगर आप पहले कर लोगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा। ठीक है, गद्यांश का ट्रिक पहले ही बता चुकी हूँ कि पहले क्वेश्चंस पढ़ो और उसके बाद आंसर पढ़ो, तो आपके लिए आसान होगा उनके आंसर्स निकालना। ठीक है, अब गद्यांश की बात करें तो गद्यांश में एक पोयम का अंश रखा जाता है, कोई भी पोयम रखी जाती है, तो पहले उसको ध्यान से पढ़ो। फिर उसके बाद जब क्वेश्चंस पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा अरे ये शब्द तो मैंने कहीं पढ़ा है, तो पीछे जब तुम गद्यांश में देखोगे तो अरे हाँ ये यहाँ पर आया है। तो इस तरीके से तुम उनके आंसर्स भी निकाल लोगे। तो काव्यांश में हमें क्या करना है, पहले काव्यांश पढ़ना है फिर क्वेश्चन पढ़ने हैं। गद्यांश में हमें पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं फिर गद्यांश पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी जो इसके ज़रिए आप बहुत आसानी से गद्यांश और पद्यांश के आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बाकी निर्देश पढ़ लें। क्या दिया है, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका अनुपालन कीजिए। क्या दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि पूरे क्वेश्चन पेपर में 15 प्रश्न हैं, सभी अनिवार्य हैं, यानी कि 1 से लेकर 15 तक आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अब आप परेशान, सारे ऑप्शन नहीं है, अरे ऑप्शन है, इनके अंदर उप प्रश्न दिए गए हैं, उनमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो मेन जो है वो 15 प्रश्न है। अब ये 15 प्रश्न बटे हैं आपके 4 खंडों में। क्या है, प्रश्न पत्र में 4 खंड है, का, खा, गा और खंड घा। ठीक है, कितने, 4 खंड दिए गए। अब इन 4 खंडों में क्या क्या दिया गया, खंड का में कुल 2 प्रश्न है जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 10 है। तो खंड का हमारा अपठित बोध आधारित है जिसमें 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न अपठित गद्यांश है और दूसरा प्रश्न अपठित काव्यांश है, और इनमें मिलाकर आपके पास 10 प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, खंड खा में कुल 4 प्रश्न हैं। खंड खा में कितने दिए गए, सिर्फ 4 प्रश्न हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो खंड खा आपका व्यवहारिक व्याकरण पर आधारित है। व्याकरण के हैं 4 टॉपिक, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। तो इन 4 टॉपिक पर आपके सामने पूरे प्रश्न प्रस्तुत किए जाएंगे। 20 आपको करने हैं 16, यानी कि हर टॉपिक पे आपके पास 5-5 प्रश्न आएंगे और आपको सिर्फ 4-4 प्रश्न करने होंगे। ठीक, खंड गा में कुल 5 प्रश्न है जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 20 है। तो अब खंड गा में आपके पास आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 से प्रश्न है।
अब इनके अंदर आपको 20 प्रश्न दिए हैं, जिसमें आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न भी और वर्णनात्मक प्रश्न भी। काव्यांश गद्यांश आधारित प्रश्न रहेंगे, 10 प्रश्न तो वहाँ चले गए। फिर उसके बाद आपके पास 4 और 4 प्रश्न किस में आएंगे, आपको किस में मिलेंगे वे, वहाँ पर आपके गद्य और काव्य पर आधारित। और आपको बाकी प्रश्न कहाँ मिलेंगे, संचयन पे। समझ में आ गया। फिर आ जाते हैं खंड घ में कुल 4 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प दिए गए हैं। तो खंड घ में हमारे पास से क्या है, रचनात्मक लेखन, जिसमें सिर्फ 4 प्रश्न हैं। ठीक है, तो जो ये आपके दिए गए ना 15 प्रश्न, 15 प्रश्नों में 4 तो आपके सीधी सीधी किस में आ जाएंगे, आपके ये जो क्या कहते हैं रचनात्मक लेखन है। ठीक है, अब इसमें अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है, विज्ञापन और संदेश में ऑप्शन है, ईमेल और स्ववृत्त में ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये 4 प्रश्न आएंगे आपके पास। ठीक है, चलिए प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए देखिए, सारे निर्देशों का पालन करना है। हर प्रश्न के साथ आपके पास निर्देश मौजूद हैं, उन निर्देशों को ध्यान से पढ़िए और इस हिसाब से काम करिए। आप में से कई बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि मैम व्याकरण में अगर 5 के 5 ऑप्शन हैं तो क्या हम पाँचों कर लें। बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करना। मैं हर बार इस चीज़ के लिए बोल रही हूँ। देखिए, जो 5 प्रश्न आप करोगे उसमें स्टार्टिंग के 4 प्रश्न ही चेक होंगे, लास्ट नहीं चेक होगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 4 में ही आपको मार्क्स मिलने हैं अगर आपने 5 किए तो। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए स्टार्टिंग के 1 2 3 4 में आपको मार्क्स मिले, उसमें आपका सेकंड वाला गलत था, तो 5 करने के बावजूद भी आपको उस सेक्शन में 3 नंबर ही मिलेंगे। समझ में आया क्या कह रही हूँ मैं, पांचों करने की जरूरत नहीं है, जिसमें आप पूरी तरह श्योर हो कि ये मेरा आंसर ठीक है, उन्हीं प्रश्न को ऑप्ट करो और उन्हीं को करो। ठीक है, हाँ एक कंडीशन ये हो सकती है कि 5 में से तुम्हें अगर 3 आ रहे हैं तो 3 तो तुम्हें वो करने हैं, एक दो प्रश्नों में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो उसमें जो तुम्हें ठीक लग रहा है वो तुम कर दो। मतलब मिनिमम 4 तो आपको करने हैं, मतलब जो हर कंडीशन ये है कि आपको 4 के 4 करने हैं, मगर 5 करने की गलती इसलिए नहीं करना आप ये सोचो कि भैया 5 हमने कर दिए हैं, इसमें जो 4 सही होंगे उसमें वो आंसर दे देगा। ऐसा काम इस तरीके से चेकिंग नहीं होती। चेकिंग करने के लिए आपको क्या हम लोग करते हैं कि जो 5 प्रश्न हमने दिए हैं, 5 में से स्टार्टिंग के 4 हम देखेंगे। जब हम ये देखेंगे बच्चे ने 5 किए तो हम 5वें को छोड़ देंगे, उसे चेक ही नहीं करेंगे, उसे देखेंगे ही नहीं। जो स्टार्टिंग के 4 है उन्हीं को चेक करूँगी, उसमें अगर एक गलत होगा तो आपको 4 में से 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये चेकिंग का सही तरीका है और इसी बेसिस पे आपके कॉपी चेक होंगे। ठीक है, तो गलती मत करना। और हाँ, एक इंस्ट्रक्शन और है आपके साथ में कि सारे प्रश्न आपके सीक्वेंस में होने चाहिए, 1 से लेकर 15 तक। जिस ऑर्डर में आपकी क्वेश्चन पेपर में प्रश्न दिए गए हैं वही ऑर्डर आपका फॉलो होगा, किसमें, आपकी आंसर शीट में, 1 से लेकर 15 तक में। चलिए, तो आ गए हम खंड का में। सबसे पहले हमारे पास गद्यांश है, इस गद्यांश को हमें ध्यान से पढ़ना है और इस पर आधारित आपके सामने 3 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और 2 अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, उनको देना है। तो ये होंगे आपके 7 मार्क्स के, 3 नंबर के बहुविकल्पीय रहेंगे और 4 मार्क्स के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए क्या है। अनुशासन के अभाव में समाज में अराजकता और अशांति का साम्राज्य होता है। वन्य पशु में अनुशासन का कोई महत्व नहीं है, वन्य पशु जो होते हैं उनमें कोई अनुशासन नहीं होता, इसी कारण उनका जीवन असुरक्षित, आतंकित एवं अव्यवस्थित रहता है। सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ जीवन में अनुशासन का महत्व भी बढ़ता गया है। आज के वैज्ञानिक युग में जो अनुशासन के बिना मनुष्य का कार्य भी नहीं चल सकता है। जाहिर सी बात है, अगर भाई डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या जीवन चलेगा, नहीं चल सकता है। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि अब मानव सभ्य और शिक्षित हो गया है, उस पर किसी प्रकार के नियमों का बंधन नहीं होना चाहिए। भाई अगर हम सभ्य हैं, शिक्षित हैं तो नियम नहीं, अगर भाई सभ्य शिक्षित है, अगर नियम नहीं लगेगा तो उसे अराजकता बनते देर थोड़ी ना लगेगी। वह स्वतंत्र रूप से जो भी करे उसे करने देना चाहिए, लेकिन यदि व्यक्ति को यह अधिकार दे दिया जाए तो वन्य जीवन जैसी अव्यवस्था आ जाएगी। यानी वन्य में वहां पे तो कोई नियम होता नहीं है। मानव मानव ही है, देवता नहीं। उसमें सुप्रवृत्तियां और कुप्रवृत्तियां दोनों ही होती हैं, यानी कि अच्छी प्रवृत्तियां भी होती हैं और बुरी प्रवृत्तियां भी होती हैं। मानव सभ्य तभी रहता है जब तक वह अपनी सुप्रवृत्तियों की आज्ञा के अनुसार कार्य करे, यानी कि जो अच्छी
प्रवृत्तियां हैं, अच्छी आदतें हैं, अगर उनके अनुसार काम करता है तब तो वो मानव है। अगर कुप्रवृत्तियों के अनुसार काम करेगा तब तो वो मानव नहीं हो गया, वो तो दानव हो गया। इसलिए मानव के पूर्ण विकास के लिए कुछ बंधनों और नियमों का होना आवश्यक है। अब मानव ठीक तरीके से डेवलप हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे ऊपर कुछ अंकुश का होना बहुत जरूरी है। मानव कब सभ्य कहा जा सकता है? कब कब सभ्य कहा जाता है? जब वह अपनी सुप्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करे, जब वह अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करे, जब वह अपने लिए कार्य करे, जब वह अपनी सुविधा के अनुसार कार्य करे। ठीक है ना? तो मानव कब सब कहा जाता है? जब वह अपनी सुवृत्तियों के अनुसार काम करे, यानी कि उसके अंदर जो अच्छी आदतें हैं अगर उनके अनुसार वो काम करता है तो वो एक सभ्य मानव कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, अनुशासन के अभाव में समाज की क्या स्थिति होगी? अगर समाज में अनुशासन नहीं होगा तो उसकी क्या स्थितियां होंगी? चलिए देखते हैं। समाज में शांति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मुझे तो नहीं लगता, अगर अनुशासन नहीं होगा तो शांति कैसे होगी? समाज में जागरूकता उत्पन्न हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। समाज में अराजकता और अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। समाज तेजी से उन्नति करेगा। अगर समाज में भाई अनुशासन नहीं है तो समाज में अराजकता और अशांति की स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, चारों तरफ लड़ाई झगड़े मार काट, कोई भी चीज, कहीं शांति नहीं होगी अगर अनुशासन नहीं है। ठीक है ना? तो एक अंकुश होना बहुत जरूरी होता है। तीसरा प्रश्न है, मानव में निहित प्रवृत्तियां कौन कौन सी होती हैं? तो गद्यांश में हमने क्या पढ़ी? सुप्रवृत्तियां भी होती हैं और कुप्रवृत्तियां भी होती हैं। हमारे अंदर बुरी आदतें भी होती हैं और अच्छी आदतें भी होती हैं। होती है कि नहीं होती? सबके अंदर होती है। लालच और बुराई, अधर्म और धर्म, आदर और अनादर, सुप्रवृत्तियां और कुप्रवृत्तियां। तो क्या होती हैं वो? सुप्रवृत्तियां और कुप्रवृत्तियां। चलिए नंबर 4 आ जाते हैं। अब यहाँ पर 2 प्रश्न, 3 प्रश्न हमने बहुविकल्पीय देख लिए, अब 2 प्रश्न आए, प्रश्न संख्या 4 और 5। ये हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे जो 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, देखिए क्या है। अनुशासन के अभाव में पशुओं का जीवन कैसा होता है? अगर भाई पशुओं में क्या होता है कि भाई इसको मारो उसको काटो, होता ना, उनके में कोई भी वो नहीं होता, कोई नियमी कायदे नहीं होते, है ना। वन्य पशुओं में अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता, जिसके कारण उनका जीवन असुरक्षित, आतंकित और अव्यवस्थित होता है। भाई कौन किसको कब मार देगा नहीं पता, आतंक हमेशा डर बना रहता है, साथ ही साथ भाई आपको अव्यवस्थित भी है, कोई व्यवस्था नहीं है, जिसका जहां चाहे वहां रह लो, कुछ भी कर लो। तो इस तरीके से जो ताकतवर है उसका राज वहां पर चलता है। 5वां प्रश्न है, कुछ लोग अनुशासन को उचित क्यों नहीं मानते? उनका मानना है कि मनुष्य अब शिक्षित और सभ्य हो गया है तो उसके ऊपर कोई नियम या बंधन नहीं होने चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तो देखिए क्या है, कुछ लोगों का मानना है कि मानव सभ्य और शिक्षित हो जाने के कारण उस पर किसी प्रकार के नियमों का बंधन नहीं होना चाहिए, वह स्वतंत्र रूप से जो करे उसे करने दो। यानी कि अब वो शिक्षित है, सभ्य है, तो वो जो भी निर्णय लेगा सही लेगा, लेकिन अब ये तो हर इंसान की बुद्धि पर डिपेंड करता है ना कि वो व्यक्ति कितना शिक्षित है या कितना समझदार है या कितना सभ्य है। अगर हम सारी चीजें उसी पर छोड़ देंगे तो कुछ तो सही करेंगे, कुछ उससे ज्यादा गलत कर देंगे। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 2, जहां पर हमारे सामने दिया गया है एक काव्यांश, इसे पढ़ना है। इस पर आधारित 3 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और 2 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। ठीक है, देखिए क्या है। निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश देखिए क्या है। मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की, सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेलना खाना, फिरवा फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का असंतुलित आनंद। तो यहाँ कवि जो है याद कर रहे हैं बचपन को। वाकई कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया से खाओ, बढ़िया से खेलो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है ना, तो वो आनंद ही अलग होता है। ना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। यानी कि अगर किसी ने ना कह दिया तो क्या है, रो जाना, बड़े बड़े आंसुओं में रोना। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम घुमाकर गीले गालों को सुखा दिया। यानी कि मैं रो रही थी तो मुझे चुपचाप करा दिया। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति,
व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति, यानी कि जो बचपन बीत गया मन कर रहा है कि फिर से वो बचपन वापस आ जाए। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे बचपन का संताप। यानी कि तू आएगा तो क्या मेरे मन में जो इतना दुख है, तकलीफ है, कि वो सारी मिट जाएंगी, मेरे बचपन आ जाएगा। तो कवि यहाँ बचपन को याद करते हुए उसे वापस बुला रहे हैं। चलिए, यहाँ पर पहले 3 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जयमाला कौन पहनाते हैं? भोली सी मधुर सरलता, सहेलियां, बड़े बड़े मोती के आंसू या माँ? तो बड़े बड़े मोती के आंसू क्या है? जयमाला। अब आंखों से निकलते हैं तो वो गले में ऐसे होते जाते हैं, तो जयमाला हो जाती है। तो सही यहाँ पर क्या है? बड़े बड़े मोती के समान आंसू। नेक्स्ट है, कवियत्री क्या नहीं भूल पा रही हैं? अपने बचपन के दिनों को, अपनी माँ के प्यार को, अपनी सहेलियों को, या जयमाला को? तो क्या नहीं भूल पा रही? वो है अपने बचपन के दिनों को, उसी को याद कर रही हैं, है कि नहीं? कि भाई कैसे बचपन के दिन बीते, कैसे एकदम आजादी थी, कितना सोच थी, ये सारी चीजें। कवियत्री क्या कामना कर रही है? कोई उसे जयमाला पहना दे, मोती भोली सी मधुर सरलता मिल जाए, माँ उसे गोद में उठा ले, उसका बचपन एक बार पुनः लौट कर आ जाए। तो क्या था? कवियत्री क्या कामना कर रही है? वो है कि उसका बचपन पुनः एक बार लौट कर आ जाए, मन में इतनी दुख, इतने विषाद जो हैं वो आकर इन सभी को मिटा जाए। ये वो कामना कर रही है। तो ये 3 बहुविकल्पीय हो गए। अब 2 हमारे पास क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या दिया है? बचपन की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो इन्होंने कई विशेषताएं बताई हैं। देखिए क्या है? बचपन जीवन की सबसे मस्ती और चिंता रहित समय होता है, बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। यह निर्भय, शांति, स्वच्छंद और असंतुलित आनंद, यहाँ पर अतुलित आनंद प्रदान करने वाला समय है। यानी कि ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। जैसे आजकल के समय हम लोग को टेंशन रहती है, ये करना है, वो करना है, ये पढ़ना है, वो करना है। बचपन में ये सारी टेंशन नहीं, कुछ नहीं, आराम से खेलो, खाओ, कोई मस्ती, है ना। 5वां प्रश्न है, रोती हुई कवियत्री को माँ कैसे शांत कराती थी? उसे चूमती थी, घुमाती थी, बहलाती थी और वो चुप हो जाती थी, है ना। देखिए क्या है, रोती हुई कवियत्री को देख माँ अपना सारा काम छोड़कर तुरंत आती और उसे गोद में उठाकर चूमती, बहला फुसलाकर लाड प्यार कर शांत कर देती। तो जो इतने गाल में, जो इतने आंसू की वजह से गाल जो गीला हो जाता था, वो माँ सुखा देती थी। चलिए, अब हम आ गए प्रश्न संख्या 3, जहां से शुरू हो रहा है हमारा खंड खा। खंड खा हमारा क्या रहता है? वो रहता है हमारा व्यवहारिक व्याकरण, व्याकरण आधारित प्रश्न होते हैं। अब व्याकरण में हमारे पास हैं 4 टॉपिक: रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। इन चारों टॉपिक पे हमारे सामने रखे जाएंगे 5-5 प्रश्न, ठीक है। और उसमें से हमें करने हैं सिर्फ 4-4 प्रश्न। और याद रखिएगा, ये सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, क्योंकि 1-1 नंबर के ये प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, निर्देशानुसार किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास रचना के आधार पर वाक्य के भेद पर 5 प्रश्न रखे गए हैं, हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने हैं और निर्देश हर प्रश्न के साथ मौजूद है। देखिए क्या है, और हर प्रश्न के लिए 1-1 नंबर आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, जो आंसर्स है उनको लिखिए, बस उतना इनफ है। ये नहीं कि वो आपको 2-2, 3-3 लाइन के आंसर देने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन, जैसे ये सेंटेंस दिया है, उसके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगती। अब इसे किस में बदलना है? संयुक्त वाक्य में बदलना है। इसी आंसर को, संयुक्त क्वेश्चन को, आप स्टेटमेंट को संयुक्त वाक्य में बदलकर नीचे लिख दो, ठीक है। बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन है सिर्फ उतना लिखिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है आप। तो यहां पर क्या दिया गया? पहला प्रश्न, उसके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगती। संयुक्त वाक्य। तो आपके पास जब भी सरल वाक्य आए और उसे संयुक्त में बदलना हो या मिश्र में बदलना हो, तो उस सेंटेंस में बनानी पड़ेंगी आपको 2 क्रियाएं। एक तो पहली चीज है इशारा होना, और दूसरा नारे लगाना, ठीक है। ठीक है, यहां पर कैसे लगाएंगे? उसका एक इशारा होते ही लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगती थीं। इस तरीके से कर सकते हो, है कि नहीं? 2 सेंटेंस हो गए। क्या है? उसके एक इशारे पर लड़कियां बाहर निकलती और नारे लगाने लगती, ठीक है। तो क्या है?
उसका एक इशारा होने पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकलती और नारे लगाने लगती, या ऐसा उसका एक इशारा होता और लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगती। ठीक है, चलिए, उन्होंने जेब से चाकू निकाला और खीरा काटने लगे। सरल वाक्य में बदलिए। अब ये है एक संयुक्त वाक्य में, सरल वाक्य में बदलेंगे तो क्या होगा, उन्होंने जेब से चाकू निकालकर खीरा काटने लगे। ठीक है, उन्होंने है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, वह जेब से चाकू निकालकर खीरा काटने लगे। क्योंकि हम जब यहाँ पर सरल में बदलेंगे तो यहाँ पर चेंजेस होंगे। वे जेब से चाकू निकालकर खीरा काटने लगे, या वह जेब से चाकू निकालकर खीरा काटने लगे, कुछ भी लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट है, हालदार साहब को उधर से गुजरते समय मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। सेंटेंस है, इसे बदलना है हमें मिश्र वाक्य में। अब ये सेंटेंस क्या दिया, देखिए, हालदार साहब को उधर से गुजरते समय मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, ये एक सरल वाक्य है। जब हालदार साहब उधर से गुजरे तब मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, तब उस समय उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ठीक है, इस तरह लिख सकते हो। देखिए क्या है, जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ये भी कर सकते हो, जब हालदार उधर से गुजरे तब उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, तो का तब भी कर सकते हो। ये तो सेंटेंस हम बनाते हैं ना, तो वो हमें सेंटेंस की शुद्धता बनाने पर पता चल जाता है। चौथा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया है। आश्रित उपवाक्य छाट कर लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर आश्रित उपवाक्य हमने हमेशा बोला है, आश्रित उपवाक्य हमेशा अव्यय से शुरू होगा। ठीक है, तो जब भी देखना, जब वगैरह शब्द कहीं लगाओ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, अब बुढ़ापा आ गया, क्योंकि जब हम ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं हमें पता है कि ये संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, क्यों, आप सभी को पता है की लगा होता है, जब दोनों सेंटेंस के बीच हम की लगाते हैं तो वहां पर हमेशा आपका संज्ञा उपवाक्य होता है, ये की लगा हुआ है। ठीक है, तो अब बुढ़ापा आ गया है, यहां से आपका क्या हो जाएगा, की के बाद जो सेंटेंस होगा वो आपका संज्ञा उपवाक्य में आश्रित उपवाक्य है और संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, देखिए क्या है, अब बुढ़ापा आ गया है, ये संज्ञा उपवाक्य है। ठीक, चलिए, नंबर 5 है, आप चाय लेंगे या कॉफी। वाक्य भेद बताइए। सिंपल, आप देख रहे हैं हम एक सेंटेंस में आपसे पूछ रहे हैं आप चाय लेंगे या कॉफी। ये एक क्या है, ये एक सरल वाक्य है। हाँ, क्या है, एक सरल वाक्य होगा। या लगा होने से ये मत सोच लीजिएगा कि भाई एक संयुक्त वाक्य। सिंपल है, आप चाय लेंगे या कॉफी, ये एक ही स्टेटमेंट में बात पूछी जा रही है। ठीक, चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 4, जहां पर वाच्य आधारित हमारे पास 5 प्रश्न रखे जाएंगे और हमें क्या करना है, उसमें से सिर्फ 4 सेंटेंस को हमें करना है, सिर्फ 4 सेंटेंस। ठीक है, देखिए क्या है, बुलेटिन के लिए एक नोटिस बनाइए। ठीक है, भाववाच्य में बदलिए। वैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन जब ये मैं सेंटेंस पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। क्यों डाउट हो रहा था, रीजन बता दूं मैं। हो सकता है ऐसा प्रश्न आपके पास भी आ जाए, ये थोड़ा नियमों के खिलाफ प्रश्न है। ठीक है, जो नियम है व्याकरण के उससे थोड़ा सा खिलाफ प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसे इस क्वेश्चन पेपर से हटाने की कोशिश नहीं करी, कि हो सकता है आपके पास भी क्वेश्चन पेपर में इस तरह का प्रश्न आए। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया है कि कर्तवाच्य से आप भाववाच्य में बना सकते हो, लेकिन नियम ये होना चाहिए कि वो अकर्मक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये वाक्य सकर्मक है और इसे हमें बनाना है भाववाच्य में। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि है तो ये कर्तवाच्य ही, लेकिन जो सेंटेंस दिया है बुलेटिन के लिए एक नोटिस बनाइए, ये जाहिर सी बात है बनाइए शब्द कर्ता के साथ है। जैसे हम बोलते हैं आप बुलेटिन के लिए एक नोटिस बनाइए, तो यहाँ पर बनाइए जो है वो आपसे कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें कर्ता दिया नहीं है, इसलिए हमने इमेजिनेटिव कर्ता लगा दिया, आप लगा दिया। लेकिन अगर हम इस कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते तो ठीक था। ठीक है, अब उसमें क्या हो जाता है कि इसे बदलना है भाववाच्य में, तो थोड़ा अब ये नियम के विपरीत हो रहा है। क्यों, भाववाच्य में सकर्मक जो है क्रिया नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक समझिए क्या है। सिंपल से, ये सेंटेंस तभी आएंगे जब क्रिया में किसी तरह के सेंटेंस में किसी तरह का कर्ता मौजूद ना हो। ठीक है, अब इस सेंटेंस में कोई कर्ता मौजूद नहीं है, तो हमने इमेजिनेटिव कर्ता बना लिया, हमने बुलेटिन के आगे अपने आप लगा लिया। ठीक है, आप बुलेटिन के लिए एक नोटिस बनाइए, तो क्या होगा, आपके द्वारा बुलेटिन के लिए नोटिस बनाया जाएगा।
ठीक है, बनाया जाता है या बनाया जाए, ठीक है, सिंपल ये करना। ओके, तो ये नियम के विपरीत था, लेकिन तब भी मैंने आपको सिर्फ इसलिए रखा कि हो सकता है ऐसा कोई प्रश्न आपके पास में आ जाए, तो उस समय आपको घबराना नहीं है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि हम किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सत्य बोलने की प्रेरणा दी गई है, कर्तवाच्य में बदलिए। सत्य बोलने की प्रेरणा दी गई है, अब इसे कैसे बदलना है हमें, कर्तवाच्य में। तो क्या होगा, सत्य बोलने को प्रेरित किया गया था, ठीक है। तो यहां पर क्या है, उसे, अब चूंकि यहां पे फिर से कर्ता नहीं है, ठीक है, तुम्हें सत्य, तो क्या है, तुम्हें सत्य बोलने की प्रेरणा दी गई थी, ठीक है। हम जहां पर कर्ता ना हो वहां पर इमेजिनेटिव कर्ता लगा लो, देखो जैसे यहाँ पर हमने लगा लिया। अब क्या है, तुम्हें सत्य बोलने की प्रेरणा दी गई थी, ठीक है। अब ये कर्तवाच्य था, तो यहां पर हमने उसे क्या किया, इमेजिनेटिव लगाया, उसे सत्य बोलने की को प्रेरित किया गया था, ठीक है। तो जहां कहीं कर्ता नहीं है सेंटेंस में, कर्ता लगाओ, तभी आप उसको सही से तब्दील कर पाओगे, क्योंकि क्रिया उसी हिसाब से बदलेगी। नेक्स्ट आते हैं, आप कर सकते हैं, कर्मवाच्य में बदलिए, आपके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, आपके द्वारा किया जा सकता है, सिंपल सी सीधे। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को आप अलग तरीके से देख रहे हो, कुछ इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सारे स्कूल बंद कर दिए जाएं, इसे कर्तवाच्य में बदलना है। तो यहाँ पर फिर देखिए, ये सेंटेंस में सारे स्कूल बंद कर दिए जाएं, ये एक कर्मवाच्य है, तो यहाँ पर क्या दिया जाए, सारे स्कूलों को बंद कर दिया जाए, कि बंद कर दिया गया, आप ऐसे दियो, ठीक है। जाएं, यहाँ पर क्या होगा, सारे स्कूलों को बंद कर दो या बंद कर दिया गया, ठीक है, इस तरीके से आएगा। पांचवा प्रश्न, नेताजी ने सभा की अध्यक्षता की। नेताजी ने, तो क्या होगा, नेताजी के द्वारा सभा की अध्यक्षता की गई, ठीक है, ये आपका कर्मवाच्य में बदल जाएगा। देखिए क्या है, नेताजी द्वारा सभा की अध्यक्षता की गई। तो चलिए, यहाँ वाच्य आधारित भी हमारे प्रश्न खत्म हो गए। अब हमारे पास क्या हो रहा है, अब हमारे पास आ रहा है पद परिचय आधारित 5 प्रश्न, जिसमें से हमें करने हैं सिर्फ 4 प्रश्नों को। 5 प्रश्न दिए गए हैं और हम कितने करेंगे, 4 प्रश्नों। पहला है, बाल गोविंद भगत, यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 रेखांकित पदों का पद परिचय कीजिए। तो हर वाक्य में आपके पास में रेखांकित पद है और उसका पद परिचय करना है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जब उनका बेटा मरा, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और की लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, संबंध कारक, ठीक है, क्योंकि की किसका, संबंध कारक का है। तो हमने निकाल लिया, देखिए क्या है, बाल गोविंद भगत की होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और संबंध कारक, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में धान रोप रहे थे। अब देखिए, पहले सब सेंटेंस में भी बाल गोविंद भगत था, इसमें भी बाल गोविंद भगत है, लेकिन इसमें फर्क है, ठीक है। इसीलिए जब एक ही जैसे सब सेंटेंस आए तो मैंने कहा नहीं, इनको हटाते नहीं है, ताकि आपको फर्क हम समझा सकेंगे। देखिए, बाल गोविंद भगत है, एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो रहेगा, पुल्लिंग भी है, एक वचन भी रहेगा। बदलेगा क्या, कारक, क्योंकि उसमें की लगा था पहले वाले सेंटेंस में, तो हमने संबंध कारक कहा था, लेकिन इसमें तो कोई कारक ही नहीं लगा है। लेकिन ये पूरे सेंटेंस को आप देखिए कि क्रिया जो में जो करता है वो कौन है, बाल गोविंद भगत है, इसलिए यहाँ क्या होगा, कर्ता कारक होगा, ठीक है। कौन सा कारक है, क्रिया का कर्ता, कर्ता कारक ये हमारा रहेगा, और रोप रहे क्रिया का कर्ता रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, बाल गोविंद भगत कबीर के गीतों को गाते और उनके आदेशों पर चलते थे। अब यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड क्या है, कबीर के। कबीर क्या है, एक व्यक्ति का नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, साथ लगा हुआ है के, तो के कौन सा कारक होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के, ठीक है, तो कौन सा कारक हुआ, संबंध कारक, ठीक है। देखिए क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और संबंध कारक है। नेक्स्ट आते हैं, सुंदर गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा है। अंडरलाइन वर्ड क्या है, सुंदर। सुंदर क्या है, ये जाहिर सी बात है गृहिणी की विशेषता को बतला रहा है, तो ये हुआ विशेषण। कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण है।
अगर ग्रहणी स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग हुआ, ठीक है। ग्रहणी एक वचन है तो विशेषण भी एक ही वचन होगा, ठीक है। और इसका विशेष क्या है सुंदर का? ग्रहणी, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। देखिए क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ग्रहणी विशेष का विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, ठीक है। तो याद रखना, विशेषण में जिसकी विशेषता बताई जा रही है या क्रिया विशेषण में हम जिस क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं उसका वचन, उसका लिंग, उसका काल, वही आपका विशेषण का भी काल, वचन, लिंग रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। विशेषण का अपना कोई लिंग, वचन, काल नहीं होता। ये नहीं कि भाई हाँ जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो पुल्लिंग है और जो है इधर वो स्त्रीलिंग हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वाह, भारत मैच जीत गया। भारत एक देश का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देश का नाम है, तो जाहिर सी बात है ये पुल्लिंग है, एक वचन है, ठीक है। और यहाँ पर ये कर्ता कारक है, क्यों? क्योंकि भारत ने मैच जीता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए देखते क्या है। संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, ठीक। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 6 में, जहां पर हमारे सामने हमारे आखिरी व्याकरण के टॉपिक अलंकार को रखा गया। अलंकार पर आधारित 5 प्रश्न हैं, जिसमें से हमें करने हैं 4 प्रश्न, ठीक है। क्या दिया गया है? निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 रेखांकित पदों का पद परिचय करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला पद है यहाँ पर, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई नगर क्या स्वर्ग से मिलने जा सकता है? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। तो यहाँ पर साकेत नगरी की सुंदरता को बताया गया है कि वो जो है स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है। मिलने जा रही के तात्पर्य क्या है? साकेत नगरी स्वर्ग से ज्यादा सुंदर है, ज्यादा सुविधाजनक है, ज्यादा संपन्नता है, ये बताया गया। तो यहाँ पर साकेत नगरी की जो प्रशंसा की गई है वो बढ़ा चढ़ाकर की गई है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कल्पनासी अतिशय कोमल, कल्पनासी अतिशय कोमल, तो यहाँ पर कल्पना के समान वो बहुत ज्यादा कोमल है, तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार। किसी की कोमलता को बताया गया है कल्पना से भी कोमल, ठीक है। तो यहाँ पर होगा उपमा अलंकार। तो ध्यान रखिए, सी लगा हुआ है तो उससे आपको पता जाएगा। सा, सी, से, सम, सरिस, समान, ये शब्द जहां आते हैं वो आपके उपमा अलंकार होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विगसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है? चलिए देखते हैं क्या है। उदित उदयगिरी मंच पर, यानी कि उदय होने के रूपी मंच पर, ठीक है। जहां पर उदित, उदित मतलब है उगना, उदय मतलब हो गया, उदय मतलब हो गया उगना, और उदित मतलब पहाड़ों पर, के पहाड़ों के पे उगने वाले मंच पर, पहाड़ रूपी मंच पर उदय होने पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग यानी कि सूर्य जो है वो एक छोटी सी पतंग के माफिक उड़ता दिखाई दे रहा है। विगसे संत सरोज सब, और यह से क्या हो रहा है? जो कमल, सरोज मतलब क्या है? कमल रूपी जो संत हैं वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, सूरज के खिलने से कमल प्रसन्न हो रहे हैं। हरसे लोचन भृंग, और सभी की आंखें यह देखकर बहुत खुश हो रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो पहला अलंकार है, आप देखिए संत सरोज में आपके पास रूपक अलंकार है पहला। उदित उदय में आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक। तो ये 2 अलंकार यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप लिखेंगे पहला यहाँ पर रूपक अलंकार, किसमें दिया गया? संत और सरोज में। इन दोनों, संत रूपी सरोज ना करके यहाँ पर सरोज को संत ही बता दिया गया है, ठीक है। जैसे संत साधना लगना कर बैठते हैं ना, तो जो कमल है वो उसी तरीके से सीधे होकर सूरज की किरणों का आनंद ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनोप्रिय दानावल की ज्वाल। तो ये तो देखते समझ में आ गया होगा, सेकंड पंक्ति में आपके पास में उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? मनो शब्द दिया है, मान लो, ठीक है। मनो दिया है ना, तो मान लो दिया गया है, तो सीधे सीधे ये आपका क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार।
तो सही देखिए क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 5वां है दुख है जीवन तरु के मूल। दुख जो है वो जीवन रूपी जो वृक्ष है उसके फूल के मुताबिक। तो यहाँ पर जीवन और तरु अर्थात पेड़, इन दोनों की समानता को व्यक्त मतलब एक जैसा बता दिया गया है, विशेषण विशेष ना करके इन दोनों को आपस में मिला दिया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। चलिए अब यहां से शुरू हो रहा है हमारा खंड गा। तो खंड का खत्म हो गया, खंड खा खत्म हो गया। खंड का अपठित बोध था, खंड खा व्यवहारिक व्याकरण था, खंड गा हमारे पास में है हमारी पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न। हमारी पाठ्यपुस्तक कौन सी है आप बताइए, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। तो इन दोनों से ही प्रश्न आने वाले हैं। क्षितिज से आने वाले प्रश्न बहुविकल्पीय भी रहेंगे और वर्णात्मक भी रहेंगे, जबकि कृतिका से आने वाले प्रश्न वर्णात्मक रहेंगे, दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, देखिए चलिए सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है एक पठित अनुच्छेद, यानी कि हमारे 6 अध्यायों में से किसी भी एक चैप्टर से एक अनुच्छेद रखा जाएगा, उसे पढ़ना है और उस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, उन 5 को हमें लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। चैप्टर है बाल गोविंद भगत। ठीक है, कबीर को साहब मानते, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते, इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूरी पर था। कितनी थी, 4 कोस दूरी पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप सब रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। तो मतलब वो पूरी तरीके से जो उनके नियम धर्म थे वो साधु की तरह थे, मगर वो एक गृहस्थ का जीवन जी रहे थे और कबीर के उपासक थे, ये बात बताई गई है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत साधु क्यों थे? साधु क्यों थे? अपने व्यवहार के कारण, है ना। वे किसी से लड़ते नहीं थे, वे साधु की तरह दिखते थे, वे मोह माया से दूर थे, वे सच्चे साधुओं की तरह उत्तम आचार विचार रखते थे। तो इसका रीजन क्या है, वो साधुओं की तरह उत्तम जो है आचार व्यवहार रखते थे, जैसे साधुओं के व्यवहार होते हैं उस तरीके से उनका व्यवहार था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था? उनके सिद्धांत, वो सिद्धांत को इतनी शिद्दत से मानते थे कि लोगों को आश्चर्य होने लगता था। ठीक है, गीत गाते रहना, किसी से झगड़ा ना करना, जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना, अपना काम स्वयं करना। तो सही क्या है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से पालन करना। तीसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत कबीर के ही आदर्शों पर चलते थे क्योंकि कबीर उनके गांव के मुखिया थे, वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे, कबीर उनके मित्र थे या कबीर भगवान के रूप में थे? तो क्या है, वो कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नंबर 4, बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता उसे वे सर्वप्रथम किसे भेंट कर देते थे? वो कहाँ जाते थे? कबीरपंथी मठ में जाते थे, वहां भेंट कर देते थे, है ना। तो क्या है, कबीरपंथी मठ में, घर में, गरीबों में या मंदिर में? तो सही क्या है, कबीरपंथी मठ में। नंबर 5 क्वेश्चन है, वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। यहाँ साहब से क्या आश्रय है? साहब कौन? कबीरदास जी। कबीरदास जी को तो साहब का वैसे जो मेन मतलब होता है वो होता है ईश्वर। साहब का मतलब क्या होता है? ईश्वर। तो अब वो साहब किसको मान रहे थे? वो कबीर को मान रहे थे। सही क्या है यहाँ पर? कबीर से। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 8 में। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमारे जो गद्य खंड है ना, उन गद्य खंड पर आधारित 4 प्रश्न रखे जाएंगे जिसमें से हमें 3 प्रश्न करने होंगे।
ठीक है, देखिए क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो आंसर जो 4 क्वेश्चन रखे गए हैं, 3 करने हैं, इनके आंसर आपको 25 से 30 शब्दों में करना है। मैं हमेशा बोल रही हूँ वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना बेटा, क्योंकि आप अगर ज़्यादा लिख रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और जो है उसमें आपको नंबर्स नहीं मिलने हैं, ठीक है। 25 से 30 शब्दों में रखिए, जो आप कहना चाह रहे हो उतने में कहकर खत्म करो। आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो, इस बात को लेकर कॉपी चेकर भी आपसे प्रसन्न होगा, फटाफट आपकी कॉपी चेक करेगा बगैर किसी, अगर आप जितनी गंदी या जो चीज़ों का आप पालन नहीं कर रहे हो, ऐसा कॉपी अगर उसके सामने प्रेजेंट करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा अपसेट हो जाएगा, है ना। तो वो अपसेट होने का मतलब क्या है, आपके मार्क्स का कट जाना। तो एक प्रेजेंटेबल कॉपी रखिए, जो चीज़ें कही जा रही हैं उनको आप फॉलो कीजिए। तो आंसर 25 से 30 शब्दों में दिया गया है, उन्हें 25 से 30 शब्दों में ही करिए, ठीक है। एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिल रहे हैं, तो जो आप 3 प्रश्न करोगे उसके लिए आपको मिलेंगे 6 नंबर, ठीक है। देखिए क्या है। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखिए कि हालदार साहब का कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा और क्यों। वो था चौराहे पर एक देशभक्त की मूर्ति को लगाना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज लग रही थी कि यहाँ के लोग जो हैं देशभक्तों की कद्र करते हैं, है ना। देखिए क्या है। हालदार साहब कस्बे के नागरिकों के प्रयास को सराहनीय तब बताते हैं जब उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहनकर देशभक्ति की भावना को दिखाया, कि वो मूर्ति लगाई और उस पर अगर मूर्ति पे चश्मा नहीं था तो उन लोगों ने चश्मा भी लगाया। यह उन्हें समझाता है कि हालदार साहब ने भी विशेष रूप से देश प्रेम का संवेदनशील भाव था। भाई हमारे हालदार साहब भी देश प्रेमी थे, तभी तो नेताजी की मूर्ति पे चश्मा लगा देखकर वो जो है अचंभित हो जा रहे थे। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहनकर उन्होंने नेताजी के सम्मान में अपना समर्थन प्रकट किया और इससे कस्बे के नागरिकों का उन्हें सराहनीय मानने लगे। यानी कि ठीक है, मूर्ति तो लगी, ये तो बता ही रहा है कि जितने कस्बे के लोग हैं वो देश प्रेमी हैं, और किसी की ऐसे ही खुद खाली नहीं बना देने के चक्कर में सिर्फ उन्होंने एक देशभक्त की मूर्ति लगाई। अब मूर्ति लगा देने के बाद जो उसमें एक खामी थी कि चश्मा नहीं था, तो अब वहां के लोगों ने क्या कहा कि चलो भाई एक चश्मा लगा देते हैं ताकि वो जो एक खामी है वो हट जाए, है ना। तो वो खामी हटा दी उन्होंने। दूसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर मन्नू भंडारी की मां के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। मन्नू भंडारी की मां जो है वो उन्होंने अपनी मां को एक व्यक्तित्व विहीन जो है मां कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपनी मर्जी या अपनी चाहतों को कभी कोई भी तवज्जो नहीं दी, उनको कभी आगे नहीं रखा। उनके बच्चों ने उनसे जो फरमाइश की उसे पूरा करना, पति की फरमाइशों को पूरा करना, उनकी जातियों को सहना, उनके क्रोध का कोपभाजन बनना, ये सब खुशी खुशी उनकी माँ लेती थी कि नहीं लेती थी। उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, अपनी कोई मर्जी नहीं थी। इसीलिए मनु भंडारी कभी भी उन्हें अपने आदर्श के रूप में नहीं ले पाई। देखिए क्या है। लेखिका मन्नू भंडारी की मां का स्वभाव पिता से विपरीत था। वह धैर्यवान व सहन शक्ति से युक्त थी, क्योंकि भाई पति इतना गुस्सा करते थे तो इसलिए उनके अंदर वो सहन शक्ति थी, वो सारी गुस्से को बर्दाश्त करती थी। पिता की हर फरमाइश को अपना कर्तव्य समझ और बच्चों की हर उचित अनुचित मांगों को पूरा करना ही अपना फर्ज समझती थी। अशिक्षित मां का त्याग असहाय व मजबूरी में लिपटा हुआ था। पति की हर जाति को प्राप्य मानकर स्वीकार करना। उनकी मां अशिक्षित थी, जो भी उनके साथ गलत हो रहा है उन्हें लगता है कि मैं इसीलिए बनी हूं, मैं कर लेती, मतलब मैं गलत हूं या सही हूं, इस चीज का पॉइंट ऑफ व्यू भी उन्होंने कभी नहीं सोचा। हाँ, उनके अंदर सहन शक्ति थी, धीरज था, हर चीज को वो धीरता के साथ देखती थी, समझती थी, जो भी कुछ हो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती थी। वो धैर्य था, वो पेशेंस भी उनके अंदर था। तीसरा प्रश्न है, बिना कथ्य के कहानी लिखना संभव नहीं। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, आपसे कहा जाए कि आप एक कहानी लिखो, लगन उसमें कोई पात्र नहीं हो, कोई कथ्य नहीं हो। कथ्य का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग एक मकान बनवाते हैं, सिंपल ऐसा मैं एक चीज बताती हूँ कि एक मकान बनवाते हैं तो हमारे पास एक प्लॉट है, उस प्लॉट में हम ये डिसाइड करते हैं ना कि यहाँ पे हमारा बेडरूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ वॉश एरिया होगा, ये ड्राइंग रूम होगा, ये डाइनिंग रूम होगा, ये सेकेंड बेडरूम होगा, ये पार्किंग होगा, यहाँ एंट्रेंस होगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी प्लॉट में अगर मकान बनाते हैं तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं,
ठीक है, बनाते हैं ब्लूप्रिंट की नहीं बनाते हैं कि इस तरीके से हम यहाँ पर चीजें करेंगे, सिंपल एक चीज ये करते हैं। अब उसी तरह कहानी लिखने से पहले हम ये सोचते हैं कि भाई इसमें कितने कैरेक्टर होंगे, इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करेंगे, उसमें क्या मुसीबत आएगी और क्या अंत में सॉल्व हो जाएगा। कुछ तो प्लॉटिंग हम सोचते हैं ना, तो वो प्लॉटिंग ही आपकी कथ्य कराती है। अगर किसी कहानी में कथ्य ना हो तो क्या कहानी लिखी जा सकती है? कभी नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। तो लखनवी अंदाज पाठ में भी यही हुआ, जहां पर बिना कुछ खाए, बिना इवन खीरा खाए नवाब साहब का पेट भर गया और उन्होंने भरे पेट की डकार ली। तो इसी पर उन्होंने ये व्यंग किया है, ठीक है। हमारे मतानुसार कहानी लिखने के लिए कोई ना कोई घटना, विचार, पात्र आवश्यक होता है। जाहिर सी बात है, कोई घटना देंगे, कोई कैरेक्टर देंगे, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ये तीनों ही कहानी के अत्यावश्यक तत्व हैं। जब तक कहानीकार के मन में कोई विचार नहीं आएगा, यानी कि अगर कोई घटना नहीं आएगी, तो घटनाएं कहानी को आगे ना बढ़ाएं तथा पात्र कथा का माध्यम ना बने, तब तक कहानी लिखना संभव नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है भाई, कोई घटना नहीं होगी, कोई पात्र नहीं होगी, तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? बढ़ ही नहीं सकती है। यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के भी कहानी लिखी जा सकती है। ये सिर्फ एक व्यंग है, तंज है, ये पॉसिबल नहीं है। परंतु मेरे हिसाब से विचार, घटना, पात्र कहानी के मुख्य तत्व हैं जिनके बिना कहानी लिखना संभव नहीं है। तो इससे रिलेवेंट आप जो है ना वो उदाहरण भी दे दीजिएगा कि नवाब साहब ने भरे पेट की जो डकार ली बिना खीरा खाए। जब बिना कुछ खाए पेट नहीं भर सकता है तो डकार कैसे आ सकती है? अगर डकार आ सकती है तो बिना कथ्य के कहानी भी लिखी जा सकती है। यही व्यंग्य उन्होंने यहाँ पर दृष्टित किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 4। संस्कृति पाठ के अनुसार लेखक संस्कृत व्यक्ति की संतान को संस्कृत व्यक्ति क्यों नहीं मानता? भाई, संस्कृति पाठ में संस्कृत व्यक्ति कौन है? जो नया आविष्कार करता है, नई चीज को खोजता है, लेकिन उसकी संतानों को वो खोजी गई चीज आसानी से प्राप्त हो जाती है। वो उसे इस्तेमाल करते हैं और अपने रहन सहन, जीने के तरीकों को सुधारते हैं। यही करते हैं कि नहीं करते? संस्कृत इसलिए नहीं कहा, संस्कृत व्यक्ति के संतानों को संस्कृत इसलिए कहा क्योंकि वो किसी नई चीज की खोज नहीं करते, वो खोजी गई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो संस्कृत ना कहलाकर सभ्य कहलाते हैं। लेखक ऐसे व्यक्ति को संस्कृत व्यक्ति मानता है जिनकी बुद्धि ने किसी नए तथ्य के दर्शन किए हो, यानी कि एक तरीके से नई चीज का आविष्कार किया हो और सर्वथा नवीन वस्तु की खोज की हो। संस्कृत व्यक्ति की संतान किसी नई चीज की खोज नहीं करती, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने अगर करी हुई है तो वो नहीं कर रहा है, तो वो संस्कृत नहीं कहला रहा है। उसे तो वो चीज आसानी से अपने आप ही प्राप्त हो गई है, उसे तो वह नई चीज अनायास मिल जाती है, इसीलिए वह संस्कृत व्यक्ति की संतान को संस्कृत नहीं मानता है, ठीक है। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 9, जहां पर हमारे काव्य खंड के 6 अध्यायों में से एक अनुच्छेद रखा जाए, मतलब एक काव्यांश रखा जाएगा। इस काव्यांश को हमें पढ़ना है और इस पर आधारित हमें करने हैं 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक। क्या दिया गया है? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि, ध्यान से देखिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, यानी कि मैं जो स्वप्न देखा करता था अपनी प्रियतमा के साथ जीवन बिताने का, वो तो मेरे हाथ लगा ही नहीं, मैं जागा तो वो मेरे पास नहीं था। आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया, यानी कि जो मेरे पास आते आते मेरे से दूर चला गया। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में, अब यहाँ पर अपनी प्रियतमा की सुंदरता के बारे में वो बताते हैं। क्या कहते हैं? उनकी प्रियतमा के जो कपोल यानी कि जो गाल थे वो बहुत ही लाल लाल थे, और जो उषा, अनुरागनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में, यानी कि जो सुबह का, सूर्योदय से पहले का समय जो होता है उषा काल, उस समय जो आसमान में लाली होती है, वो लाली उषा जो है वो किससे ले रही है? वो उनकी प्रियतमा के गालों से ले रही है, ठीक है। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की, यानी कि जिस तरीके से थका पथिक होता है
और रास्ते में चलते चलते थक जाता है तो उसे किसी छांव की जगह ज़रूरत होती है, तो उसे थोड़ा सा सहारा होता है। उसी तरीके से मैं अपने इस थके हुए जीवन में सिर्फ एक मेरी प्रियतमा की जो स्मृतियां हैं वही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है। तो पाथेय का मतलब क्या है? जीवन पथ का सहारा है, अपने जीवन को गुजारने का एकमात्र सहारा है। चलिए अब इस पर है 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि जिस सुख की कल्पना कर रहा था वह कैसा है? क्षणिक, दीर्घ, स्मृति या मधुमाया? तो यहाँ पर वो क्या था? वो थी जो है क्षणिक, कुछ समय के लिए ही उनके पास आया था, ज्यादा समय के लिए तो था नहीं। वो आया आलिंगन में, आते आते मुस्काकर जो भाग गया, यानी कि वो मेरे गले लगती उससे पहले ही वो मेरे जीवन से चली गई, ये चीज उन्होंने बताई। तो इसमें मतलब क्या था कि वो बहुत कम समय के लिए थी, यानी कि वो सपना जो उन्होंने अपनी प्रियतमा के साथ देखा था वो बहुत कम समय का था। कवि के सुखपूर्वक जीवन जीने की कल्पना क्यों समाप्त हो गई? वो सुखपूर्वक जो जीवन जीना चाहते थे वो समाप्त क्यों हुआ? क्योंकि उनका जीवन छोटा था, क्योंकि उनकी प्रेयसी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वह जीवन जीना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे सोना था। तो सही यहाँ पर क्या है? क्योंकि उनकी प्रेयसी की मृत्यु हो गई थी। वो जिसको प्रेम करते थे, जो उनकी प्रेम थी, वो बहुत ही जल्दी उनके जीवन से चली गई, इसलिए वो उनके साथ अपना जीवन नहीं बिता पाए। कवि ने पद्यांश में किसके सौंदर्य का वर्णन किया है? तो कवि किसके? अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं ना, उनके अरुण कपोलों यानी कि लाल लाल गालों का वर्णन उन्होंने किया। तो सही क्या है? प्रेयसी के। नेक्स्ट है नंबर 4, कवि के लिए किसकी उसकी प्रेयसी की स्मृति क्यों महत्वपूर्ण है? अब जो उनकी प्रेमिका है उसकी यादें उनके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वह अब दूर जा चुकी है इसलिए, क्योंकि वह उसके जीवन जीने का एकमात्र सहारा है, क्योंकि वह उन्हें बांटना चाहता है, क्योंकि वह उसे भुलाना चाहता है। तो यहाँ पर क्या है? क्योंकि वह उसके जीवन के जीने का एकमात्र सहारा। मैंने बताया ना, पाथे, पाथे का मतलब क्या होता है? हमारा रास्ता काटने का जो सहारा है। और जीवन जीने का सहारा क्या है? उनकी प्रेयसी की स्मृतियां, तो वो भी उनके जीवन का पाथे है। 5वां प्रश्न है, पद्यांश में पथिक शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? पथिक कौन है? कवि के लिए, कवि के संबंधियों के लिए, कवि के मित्रों के लिए या कवि की प्रेयसी के लिए? तो पथिक यहाँ स्वयं कवि है, तो यहाँ पर सही क्या है? ये कवि के लिए हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमारे साथ पास आ गया है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में हमारे काव्य खंड पर आधारित, ठीक है, जो हमारे काव्य खंड है, इसी के जो 6 अध्याय हैं क्षितिज बुक के, उनमें से आपके पास 4 प्रश्न रखे जाएंगे और 4 में से आपको सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो आपको हर प्रश्न का उत्तर कितने में देना है? 25 से 30 शब्दों में देना है। एक क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 2, तो जब आप 3 करोगे तो आपको मिलेंगे 6, ठीक है। उत्साह कविता में कवि ने धराधर किसे और क्यों कहा है? किसको बोल रहे हैं धराधर? धराधर वो बोल रहे हैं किसको? बादल को। क्यों? क्योंकि वो क्रांति लाएगा, बदलाव लाता है, ठीक है, बदलाव लाते हैं इसलिए। देखिए क्या है, उत्साह कविता में कवि ने धराधर को जल की धारा धारण करने के कारण कहा है। किसको? बादल को। बादल जो है जल की धारा धारण करता है, इसलिए उसे धराधर कहा है। यह उपमा उन लोगों को संबोधित करती है जो लगातार प्रयास और कार्यशीलता से परिवर्तन की धारा को बनाए रखते हैं। यानी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि कर्म करते रहते हैं कि इस तरह परिवर्तन आए, तो इसीलिए उन लोगों को धराधर कहा है और कविता में इन्हें बादल कहा है। धराधर का यह रूप निरंतर बरसने और जल की धारा धारण करने के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो सृजनात्मकता और समर्पण का प्रतीक है। सृजनात्मकता मतलब नया कुछ करना, ठीक है, जीवन का प्रतीक है। दूसरा प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बांस और बबूल किसके प्रतीक है? बांस, ठीक है, बांस मतलब होता है जो बहुत, बांस और बबूल जो जिनका बिहेवियर बहुत कठोर होता है, जिनकी बोली कठोर होती है, जिनका स्वभाव कठोर होता है, जो चुभती हुई बातें कहते हैं, इस तरीके से बोलते हैं कि सामने वाले को एकदम चुभ जाए, है ना। अब बांस और बबूल भी देखिए सख्त होते हैं, जिनका स्वभाव सख्त है, चुभती हुई बातें कहना, तो यहाँ पर उन लोगों का, कठोर स्वभाव वाले व्यक्तियों का यहाँ पर मतलब है। कविता में बांस और बबूल के पेड़ कठोर हृदय या रसहीन व्यक्तियों के प्रतीक है, यानी कि जिनका हृदय बहुत कठोर है, जिनको खुशी नहीं आती है जल्दी, जो दूसरों को दुख बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। ऐसे लोगों पर मानवीय संवेदनाओं का कोई असर नहीं होता।
इन प्रतीकों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मधुर मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर हृदय मानव भी सरस हो उठते हैं। यानी कि जो उनके बच्चे की मुस्कान है उसको देखकर अगर कोई कठोर हृदय व्यक्ति भी है तो भी वह मुस्काने लगता है, वो इतना प्यारा है। तीसरा प्रश्न है, संगतकार की मनुष्यता उसका निर्धारित कर्तव्य ही है, ना कि कोई महानता। इससे सहमत या असहमत होते हुए तर्क सहित अपने विचार व्यक्त कीजिए। बात बहुत बड़ी कही है उन्होंने। क्या कहा है? संगतकार की मनुष्यता। संगतकार की मनुष्यता क्या है? वो अपनी आवाज को मुख्य गायक से नीचे रखता है, ठीक है। ये उसका निर्धारित कर्तव्य है, यानी कि ये उसका काम है, ये उसकी महानता नहीं है। ये तर्क यहाँ पर दिया गया कि यानी कि जो वो मुख्य गायक से अपनी आवाज नीचे रख रहा है, ये उसका काम है, उसे करना है, ये उसकी महानता नहीं है। अब इस तर्क से आप सहमत हैं या असहमत हैं, आप तर्क सहित अपने विचार व्यक्त करिए। देखिए क्या है, संगतकार की मनुष्यता उसकी महानता है। ध्यान रखिए, उसकी मनुष्यता क्या है? अपनी आवाज को कम रखना। ये उसकी महानता के रूप में व्यक्त की गई है, क्योंकि उसके अंदर योग्यता प्रतिभा होने के बाद भी वह केवल अपने गुरु के सम्मान की खातिर अपनी आवाज को ऊंचा नहीं उठा रहा है। वो चाहे तो उठा दे, लेकिन क्या है उसकी मनुष्यता कि वो बहुत सम्मान करता है। किसका? अपने गुरु का। इसलिए वो अपनी आवाज को ऊपर नहीं उठा रहा है। यह उसका कर्तव्य नहीं बल्कि उसकी मनुष्यता है। संगतकार नींव की ईंट के समान है, जो गहराई में जाकर स्वयं को भुला देता है और मुख्य गायक को आगे निकालता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? वो मुख्य गायक को आगे निकालने का काम कर रहा है। चल, चौथा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? किससे की गई है? तेल भरी गागर की, कमल के पत्ते से, इन सभी से की गई है। तो उसे आप यहाँ पर लिखिए। देखिए क्या है, उद्धव के व्यवहार की तुलना पानी के ऊपर तैरते हुए कमल के पत्ते से की गई है। पानी में डूबी हुई तेल की गागर से की गई है, जो पानी पर रहते हुए भी पानी की एक बूंद में नहीं लगने देता है, ठीक है। तेल की गागर भर के पानी में डुबो तो देखो इतना सा गीला नहीं होगा। कमल का पत्ता पानी में रहेगा लेकिन इतना सा उसके ऊपर दाग नहीं पड़ता पानी का। तो इसी तरीके से उद्धव जो है श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। यही उदाहरण के माध्यम से गोपियों ने उद्धव को बताया है। चलिए, अब हम आ गए अपने प्रश्न संख्या 11 में, जहां पर हमारी बुक पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका पर आधारित 3 प्रश्न रखे जाएंगे और जिसमें से हमें 2 प्रश्न करने होंगे। तो कृतिका में हमारे पास है 3 अध्याय, ठीक है। माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूँ। इन तीनों चैप्टर से हमारे पास 3 प्रश्न रखे जाएंगे और हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं और ये दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो इसके उत्तर आप कितने में देंगे? 50 से 60, यानी कि ये सीधे सीधे आपका क्या हो गया? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया। तो चलिए, अब एक प्रश्न जो आप करेंगे उसके लिए आपको मिल रहे हैं 4 नंबर, तो और उसके साथ अगर आप करेंगे 2 प्रश्न तो मिल जाएंगे 8 नंबर, ठीक। चलिए देखिए क्या है, ऐसा क्यों होता है कि विपत्ति के समय बच्चा पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है? सोधारण समझाइए। देखिए क्या है भाई, निस्वार्थ प्रेम तो पिता भी करते हैं और माता भी करती है। तो लेकिन एक चीज होती है, माँ का प्यार जो होता है वो परिलक्षित होता है। इसीलिए जब बच्चा मुसीबत में आता है, परेशानी में आता है, तो उसे लगता है कि नहीं, मेरा सबसे सिक्योर प्लेस क्या है कि मेरी माँ की जगह है ना। तो देखिए क्या है, बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे की विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपना पिता से अपार स्नेह था, वह अपने समस्त कार्य पिता के साथ करता है, किंतु सांप को देखकर भयभीत होकर पिता के बुलाने के बावजूद भी वह माँ की गोद में ही शरण लेता है। पिता बुला रहे लेकिन तब भी वो क्या करता है? माँ की गोद में जाता है। उस समय उसे जो शांति और प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिलती है, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो सकती। यानी कि माँ का जो प्रेम होता है वो बहुत ही ज्यादा सुरक्षित कवच की भांति होता है। तो पिता के पास जाता तो शायद वो सुरक्षा उसे इतनी महसूस नहीं होती। ऐसे में माँ उसे विश्वसनीय और आत्मीय लगती है और माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। तो माँ की गोद में चला जाता है, आंचल में चला जाता है, तो वहां पर वो बहुत सुरक्षित महसूस करता है। प्रश्न संख्या 2 है, मैं क्यों लिखता हूँ? पाठ में लेखक ने अपने लिखने का क्या कारण बताया है?
उन्होंने अनुभव की अनुभूति ही को मेन, अनुभूति के कारण जो विवशता होती है उसको प्रकट करने के लिए ही वो लिखते हैं, ये बात उन्होंने बताया। इन्होंने वैसे तो दो कारण बताए हैं किसी भी रचनाकार को लिखने के लिए, बाहरी दबाव और आंतरिक दबाव, लेकिन हमारे लेखक पर्टिकुलर क्यों लिख रहे हैं, वो अनुभूति की विवशता को, यानी कि जो अंदर से अनुभव कर रहे हैं उसके कारण वो बहुत विवश हैं, उसी को प्रकट करने के लिए वो लिखते हैं, ये चीज उन्होंने बताई है। लेखक अगेय जी ने मैं क्यों लिखता हूं के उत्तर में कहा है कि वह अपने मन की विवशता को पहचानते हैं, यानी कि जो अब वो उन्होंने जो हिरोशिमा जाकर जो चीज उन्होंने महसूस करी ना, उसके अंदर जो उनको अनुभूति हुई वो उनको बहुत विवश कर रही है, बहुत परेशान कर रही थी, है ना। अतः वह लिखकर उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। अब वो विवशता क्या है, अब वो किसी से कहने से नहीं जाएगी, वो जब लिख देंगे तो उनको शांति पड़ेगी। वह इसीलिए भी लिखना चाहते हैं ताकि स्वयं को जान और पहचान सकें, यानी कि वो जो महसूस कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, वो लिखेंगे तब उस चीज के बारे में वो जान पाएंगे कि वो सही है या गलत। उनके मन में जो विचार की छटपटाहट व बेचैनी होती है उससे मुक्ति पाने के लिए वे लिखना चाहते हैं। वह यह भी जानते हैं कि कई बार व्यक्ति प्रसिद्धि पाने, धन का अर्जन करने व संपादक की विवशता या दबाव के कारण भी लिखता है, पर वे स्वयं की पहचान करके व अपने विचारों को तटस्थ रखकर सबके समक्ष प्रस्तुत करने व आत्मसंतुष्टि के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो किसके लिए कर रहे हैं कि भाई उन्होंने जो महसूस किया वो सबको बता सकें और खुद उनको संतुष्टि हो सके, इसलिए लिखते हैं। तीसरा प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में प्रदूषण के कारण हिमपात में कमी पर चिंता व्यक्त की गई है, क्योंकि भाई हमारी लेखिका जहां पर लायुंग गई तो वहां उनको लगा कि भाई वहां पर बर्फ मिलेगी, लेकिन उनको बर्फ नहीं मिली, तो वहां पर बताया गया कि भाई प्रदूषण के कारण अब यहाँ पर बर्फ नहीं पड़ती है या पड़ना बहुत कम हो गई है, ये चीज बताया। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, हमें इनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। तो प्रदूषण की वजह से तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सबसे पहले है ग्लोबल वार्मिंग है, मौसमों का अनियमित होना है, बहुत ज्यादा बाढ़ आना, भूस्खलन होना, ये सारी चीजें पर्यावरण के कारण हो रही हैं। ठीक है, अब इनको हम रोक कैसे सकते हैं, बहुत सारे उपाय हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए क्या है, लेखिका लायुंग नामक स्थान पर हिमपात का आनंद लेने की आशा से पहुंची थी, किंतु वहां बर्फ का कहीं पता ही नहीं था, कि मतलब उनको लगता कि यहाँ बर्फ है लेकिन वहां पर बर्फ नहीं थी। उन्हें एक सिक्किमी युवक ने बताया कि प्रदूषण बढ़ने से स्नोफॉल यानी कि बर्फ का गिरने में कमी आई है, अब बर्फ आपको कटाव में ही मिलेगी। बढ़ते प्रदूषण के फलस्वरूप अनेक संकट और दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तापमान में वृद्धि होने से पर्वतों पर हिमपात कम होता जा रहा है और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे नदियों में जल की मात्रा कम होती जा रही है। जल, वायु, भूमि सभी प्रदूषण के जहर से प्रभावित हो रहे हैं। पेड़ काटने से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया है। न पीने का शुद्ध जल है, न सांस लेने की शुद्ध वायु। लोग अनेक बीमारियों से ग्रस्त और त्रस्त हो रहे हैं। भाई इतना पोल्यूशन बढ़ेगा तो नई नई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कैंसर, टीबी, मधुमेह, मानसिक तनाव और रक्तचाप में वृद्धि, ये आदि से पीड़ित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मतलब आप मानिए कि ब्लड प्रेशर और क्या कहते हैं डायबिटीज आजकल कॉमन डिजीज हो चुकी है, सभी में के अंदर मिलती है। तो मतलब ये सब क्यों है, ये सब पोल्यूशन के कारण ही हो रहा है। मौसम चक्र बदल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप फसलों की पैदावार में कमी आ रही है। प्राकृतिक आपदाओं ने जोर पकड़ रखा है, जिसके कारण मनुष्य को धन जन की हानि का सामना करना पड़ता है। वाहनों की बेतहाशा बढ़ते जाने से वायुमंडल को विषाक्त हो रहा है। लोग मानसिक गड़बड़ी, नींद ना आना और बहरेपन के शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग स्ट्रेस में इतना है कि उनको नींद ही नहीं आती, इतना ज्यादा शोर है कि सब बहरे होते जा रहे हैं। वृक्षों की कटाई को रोकना चाहिए, साथ ही अधिकाधिक वृक्षारोपण करना चाहिए तथा प्राकृतिक स्थलों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। कम से कम वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे प्रदूषण कम बढ़ेगा। नदियां आदि में गंदे नाले, अपशिष्ट पदार्थों को बहाना बंद करवाएं। प्लास्टिक का भी कम से कम प्रयोग करके हम अपनी प्रकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूकता पैदा कर लोगों को पर्वतीय स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए
प्रेरित करना चाहिए तथा नवयुवकों के द्वारा जन जागरण के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। तो ये सारे काम हैं कि हम कर सकते हैं जिसकी वजह से प्रदूषण। तो सबसे मेन काम जो हमारे बस में है वो पहला क्या है, वृक्षारोपण कीजिए और जो काट रहे हैं उनको काटने से रोकिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाइए और उनका संरक्षण कीजिए। लगा देना ही काफी नहीं होता, उनकी देखभाल भी जरूरी होती है ताकि वो बड़े हों। चलिए अब हम आ गए खंड घ में, जहां है हमारा रचनात्मक लेखन। अब रचनात्मक लेखन में हमारे पास कितने टॉपिक्स दिए गए हैं, देखिए अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है, दोनों पत्र हैं, औपचारिक अनौपचारिक। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है संदेश लेखन आ रहा है, विज्ञापन लेखन आ रहा है, ईमेल लेखन आ रहा है और स्ववृत्त लेखन आ रहा है। तो करीबन 6 टॉपिक हैं जो हमें यहाँ 4 प्रश्नों के अंदर दिए जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो हमारे पास रचनात्मक लेखन का और प्रश्न पत्र का 12वां प्रश्न आ रहा है वो है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में आपके पास 3 टॉपिक रखे जाएंगे, आपको सिर्फ एक टॉपिक करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। किसी भी एक विषय पे 120 शब्दों पे आप अनुच्छेद लिखेंगे, 3 में से कोई एक। जो भी आप करेंगे ध्यान रखिएगा उसके लिए 6 नंबर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो 3 ऑप्शन है, तीनों करा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि किसी भी संकेत बिंदु के आधार पर हम किस तरीके से इनको लिख सकते हैं। बेरोजगारी एक समस्या, विषय क्या है, बेरोजगारी एक समस्या। विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। पहला है बेरोजगारी क्या है, समस्या क्यों है, नेक्स्ट है समस्या सुलझाने के उपाय। ठीक है, तो ये 3 संकेत बिंदु हैं जिस पर आपको लिखना है। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो आजकल कई देशों में एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभर रही है, क्योंकि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो क्राइम रेट भी उतना बढ़ेगा, क्योंकि हर किसी को अपनी नीड्स चाहिए होती है। नीड्स को पूरा करना है तो सही गलत जो तरीके हों हमें अपनी नीड्स पूरी करनी है। इसका अर्थ होता है कि कुछ लोग जो शादीशुदा होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और कौशल रखते हैं भी काम नहीं पा रहे। तो बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि जिनके पास सब कुछ है, कौशल भी है, पढ़े लिखे भी हैं, नीड्स भी है, उसके बावजूद उन्हें काम ना मिले। ठीक है, इस समस्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है विपणि की बदलती धारा, यानी कि जो चक्र है वो बदल रहा है। आधुनिक तकनीक और व्यावसायिक परिवर्तन के कारण कई व्यापार और उद्योग अपनी प्राथमिकताओं को बदल रहे हैं। अब यानी कि देखिए बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जहां पर क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, मशीन्स आ रही है। इन मशीन के चलते क्या है, वो मशीन जो 10 मजदूर काम कर रहे थे उस पर एक मशीन आ गई तो वो 10 मजदूर बेरोजगार हो गए। अब टेक्निक का तो चेंजेस हुए कि नहीं हुए? अब इस चेंजेस के कारण ही बेरोजगारी बढ़ती है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में नौकरियों की कमी हो रही है। दूसरा कारण है शिक्षा के योगदान में कमी। लोग टेक्निकल उतनी एजुकेशन ले नहीं रहे जितना आजकल जरूरत है। कई लोगों को उच्च शिक्षा की कमी के कारण उनकी कौशल और योग्यता नहीं होती, जिससे वे आधिकारिक क्षेत्र में रोजगार नहीं पा रहे। मतलब उनकी शिक्षा तो अच्छी है लेकिन उनके पास उस टेक्निकल नॉलेज नहीं है उस क्षेत्र की जो होनी चाहिए। बेरोजगारी समस्या को सुलझाने के लिए कई उपाय हो सकते हैं। पहला उपाय है उद्यमिता और उद्योग का समर्थन करें। ठीक है, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग वगैरह लगते हैं ना, उनका आप समर्थन कीजिए, क्योंकि वही धीरे धीरे डेवलप होकर आगे बनते हैं। सरकारी उद्योगों के निवेश को बढ़ाएं और नौकरियों को बनाने के लिए नीतियों को संशोधित करें, बहुत जरूरी है। ये उद्योग धंधे अगर लगते हैं, सरकार इनको धनराशि प्रोवाइड करती है, तो एक उद्योग धंधे में कम से कम नहीं तो 1000-1200 लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरा उपाय है शिक्षा के प्रसार का समर्थन करें, जिससे लोग अधिक योग्य बने और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार पा सके। तो ये कुछ उपाय थे। समस्या के समाधान में सरकार, सामाजिक संगठन और व्यावसायिक समुदायों का सहयोग कर सकते हैं। बेरोजगारी को समझना, उनके कारणों का पता लगाना और समाधान तैयार करना, सभी के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण। भाई क्यों ये समस्या पैदा हो रही, कैसे इसको हम निवारण कर सकते हैं, मिल बैठकर बात करी जाए तो इन सभी का निवारण हो सकता है। दूसरा हमारे पास प्रश्न है, क्या दिया है, साइबर सुरक्षा जागरूकता ही समाधान। ये एकदम हॉट टॉपिक है, इस पे जरा हो सकता है शायद प्रश्न आए, लेकिन थोड़ा सा शायद टॉपिक चेंज हो जाए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, हो सकता है इस पर आ सकता है अनुच्छेद, तो थोड़ा सा
इस पर थोड़ा सर्च करिए ताकि इस पे आप कुछ ज़्यादा फैक्ट्स को इस्तेमाल कर सकें। विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। तो संकेत बिंदु हैं भूमिका, अर्थ, वर्तमान में चर्चा का कारण, जागरूकता का प्रभाव। ठीक है। साइबर सुरक्षा आज के डिजिटल युग में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। यह क्षेत्र इंटरनेट पर सुरक्षा की गारंटी देना और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। वर्तमान में साइबर हमले जैसे कि हैकिंग और फिशिंग की बढ़ती घटनाओं ने इसे चर्चा का प्रमुख कारण बना दिया है, क्योंकि आजकल ये तो आप देख रहे हैं कि भाई इसके चलते क्राइम तो बहुत हो रहे हैं, हैकिंग हो रही है। ऐसे में जागरूकता ही समाधान की भूमिका निभाती है। जब लोग अपनी ऑनलाइन गतिविधियों में सतर्क रहते हैं, जैसे कि सुरक्षित पासवर्ड का उपयोग और अनजान लिंक से बचाव, तो साइबर हमलों के खतरों को कम किया जा सकता है। यानी कि आप जो पासवर्ड बनाइए वो मजबूत होने चाहिए। अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है, ये लिंक आपको बहुत हद तक ट्रैप कर सकते हैं। जागरूकता न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा को बढ़ाती है, हमारी पर्सनल सिक्योरिटी को बढ़ाती है, बल्कि समाज में साइबर अपराध के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोधी ढांचा भी तैयार करती है। अगर मान लीजिए मैंने अगर ये सतर्कता ली, तो जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है उसकी एक कड़ी तो मैं तोड़ पाई ना। उसने पहला टारगेट मुझे बनाया, वो मुझे नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाया तो उसकी तो पहले ही मोरल डाउन हो गया। मान लो अगर उसने मेरे को ठग लिया तो उसका तो मोरल अप हो गया, वो आगे 4 को और ठगेगा। तो इसलिए हर एक व्यक्ति का जागरूक होना जरूरी है। इसीलिए साइबर सुरक्षा की जागरूकता को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। तीसरा हमारे पास अनुच्छेद है, क्या दिया गया है, मेरी रेगिस्तान यात्रा विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। तो भाई हम सभी यात्रा करते रहते हैं, आप लोगों ने रेगिस्तान की यात्रा की हो तो आप लिख सकते हो, नहीं की है तो थोड़ा कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या है, धूल ही धूल, क्योंकि भाई रेगिस्तान तो सूखा है और रेत ही रेत है वहां पे, तो धूल ही धूल तो होगी। रात की शीतलता और सौंदर्य, रात वहां पर बहुत ठंडी, दिन जितना गर्म होगा रात उतनी ठंडी होती है और खूब सुंदर। तापमान एवं लोक संस्कृति, ये चीज आपको बताना है। चलिए देखते हैं। रेगिस्तान यात्रा एक अद्भुत अनुभव है था। चारों ओर बस धूल ही धूल नजर आ रही थी, रेत के टीले सूरज की किरणों में चमक रहे थे। दिन का तापमान इतना अधिक था कि चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन रात की शीतलता ने सब कुछ बदल दिया। चांदनी रात में रेगिस्तान का नजारा बिल्कुल अलग रख रहा था। तारों की चमक ने आसमान को जगमगा दिया था। रेगिस्तान की लोक संस्कृति भी काफी दिलचस्प थी। वहां के लोगों ने हमें अपनी रीति रिवाज और परंपराओं से परिचित कराया कि भाई इस तरीके से रीति रिवाज, क्योंकि भाई वहां पे लोग जो गायक और जो होते हैं वो अपना जो है हुनर है वो प्रस्तुत करते हैं, साथ ही बताते हैं कि भाई इस तरीके से चीजें होती। उन्होंने हमें रेगिस्तान में रहने के तरीके और चुनौतियों के बारे में बताया। इस यात्रा ने मुझे प्रकृति की शक्ति और मानव की अनुकूल क्षमता के बारे में बहुत कुछ सिखाया कि मतलब इस तरीके से कैसे प्रतिकूल वातावरण, दिन इतना गर्म रात इतनी ठंडी, किस तरीके से रह सकते हैं। तो ये यात्रा काफी अच्छी। मैं फिलहाल आज तक कभी रेगिस्तान नहीं गई हूँ, प्लान है जाएंगे। आप कभी लोग गए हो तो बहुत अच्छा हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग रेगिस्तान में रहते भी हों। चलिए अब आ गए हम प्रश्न संख्या 13 में, जहां पर हमारे पास क्या दिए गए हैं, 2 पत्र, दोनों में से हमें एक पत्र करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके सिलेबस में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र हैं और दोनों के फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं। तो उन फॉर्मेट्स को मैं पहले समझा भी चुकी हूँ, इस पर मैंने लाइव क्लासेस भी ली हैं, आपको पूरी तरीके से सब समझाया है। ठीक है, चलिए देखते क्या है। विद्यालय से नाम काटे जाने के कारणों पर अपनी सफाई देते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर पुनः कक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से स्कूल से आपका नाम काटा जा रहा है, उसकी आप माफी मांगेंगे, साथ ही साथ कारण बताएंगे ऐसा क्यों हुआ और पुनः बैठने का आप आग्रह करेंगे। ठीक है, प्रधानाचार्य को पत्र है तो सीधे सीधे ये क्या है, औपचारिक पत्र है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय नंबर 2 पालम कॉलोनी दिल्ली। ठीक है, तो पूरा एड्रेस इस तरीके से आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर दिनांक डालेंगे, जो भी डेट है, जिस डेट को भी आप लेटर लिख रहे हो। हमेशा मैंने डेट के लिए बोला है कि मोस्टली डेट वही डाला करो जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो। जैसे आप 28 फरवरी को आपका एग्जाम है तो आप 28 फरवरी की ही डेट डालोगे, 28 फरवरी 2025। ठीक है,
विषय है विद्यालय से नाम काटे जाने के कारणों पर सफाई और पुनः कक्षा में बैठने की अनुमति की प्रार्थना। देखिए क्या है, महोदय या महोदय, आप प्रधानाचार्य हैं या प्रधानाचार्य हैं, जो भी आपके यहाँ हो आप उसे लिख सकते हैं। सविनय निवेदन है कि मैं तुषार सिंह 9वीं कक्षा का विद्यार्थी आपके ध्यान में कुछ महत्वपूर्ण बातें लाना चाहता हूँ। हाल ही में मेरे नाम को विद्यालय के रजिस्टर से काटे जाने की सूचना मिली और मैं इस विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। मुझे इस बारे में जानकारी मिली कि मेरा नाम विद्यालय से काटा गया है, जो कि मेरे द्वारा किसी कारणवश फीस का भुगतान ना करने या अन्य प्रशासनिक मुद्दों के कारण हुआ है। ठीक है, अब या तो फीस नहीं भरी गई है या कोई और जो है वो प्रॉब्लम है। मैं इस संदर्भ में आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि निम्नलिखित कारणों से मेरी स्थिति इस प्रकार बनी है। पहला है वित्तीय कठिनाइयां। मेरे परिवार को हाल ही में वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण मैं समय पर फीस का भुगतान नहीं कर सका। ठीक है, पहला कारण ये है। फिर है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, हेल्थ संबंधी इशू। हाल ही में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण मैं विद्यालय की कुछ महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं में समय पर भाग नहीं ले सका। मैं डॉक्टरी प्रमाण पत्र के साथ इसे स्पष्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब प्रशासनिक में क्या होता है गतिविधियों में कि भाई आपकी अटेंडेंस कम है इसलिए नाम काटा गया, आप फीस नहीं जमा कर रहे हो इसलिए काटा गया, तो उनको ही लगा कि भाई आप छोड़कर चले गए इसलिए नाम काट दिया गया। मैं आपके समक्ष यह प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी स्थिति पर विचार करें और मेरी कक्षा में पुनः शामिल होने की अनुमति प्रदान करें। मैं सुनिश्चित करता हूं कि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए मैं सभी आवश्यक कदम उठाऊंगा और सभी शुल्क समय पर चुकाऊंगा। ठीक है, आपकी दया और समझ के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। कृपया मेरी प्रार्थना पर सकारात्मक विचार करें और मुझे पुनः कक्षा में बैठने का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य तुषार सिंह, कक्षा 9A, अनुक्रमांक 12। तो जब भी आप इस तरह का पत्र लिखें जो प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो हमेशा अपनी कक्षा को मेंशन करें। ये जरूरी है क्योंकि स्कूल में आपकी आइडेंटिफिकेशन आपकी क्लास होती है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसे मेंशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगला पत्र है हमारे पास, क्योंकि हमने बताया ना 2 पत्र हैं तो दोनों में से एक करना है, तो वो करिए या ये करिए। क्या था, आपके छोटे भाई ने 8वीं कक्षा की परीक्षा अच्छे अंकों में उत्तीर्ण की है, उसे बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अब आप अपने भाई को पत्र लिख रहे हो, छोटे भाई को, तो ये क्या हो गया, अनौपचारिक पत्र। मैंने क्या कहा था, दोनों के फॉर्मेट अलग होते हैं, उन फॉर्मेट्स पे आप ध्यान दीजिएगा। अब छोटे भाई को पत्र लिखना है उसके अच्छे अंक आने के लिए। पालमपुर, नई दिल्ली, 28 फरवरी 2019। प्रिय अनुज। ठीक है, सस्नेह आशीष, क्योंकि वो छोटा भाई है तो उसे आशीर्वाद देते हुए लिखेंगे आप। कल शाम को पिताजी का भेजा पत्र मिला। घर पर सभी सकुशल हैं, यह जानकर बहुत खुशी हुई। तुमने जोनल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये पढ़कर मैं खुशी से उछल पड़ा। मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मेरा भाई इतने अच्छे अंकों से पास हुआ है। फिर है अनुज, तुम्हारा शारीरिक कद छोटा अवश्य है, पर तुम्हारी यह सफलता काफी बड़ी है। जोनल स्तर पर अनेक विद्यालयों के बहुत से छात्रों के करीब 94% अंक प्रथम आना सचमुच बड़ी उपलब्धि है। इस सफलता से तुम बहुत खुश हुए होगे, मैं भी बहुत खुश हुआ हूं। यह सब ईश्वर की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद और तुम्हारी कड़ी मेहनत का फल है। मेहनत का फल सुखदायी होता है, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। यानी कि तुमने मेहनत की है तो फल तो अच्छा मीठा मिलना ही था। मैं इस सफलता पर बार बार बधाई देता हूँ। मेरी कामना है कि सफलता के नित नए सोपान चढ़ो। अब तो तुमसे माता पिता की अपेक्षाएं भी बढ़ गई होंगी, इसीलिए आगे भी ऐसा ही परिश्रम करना और विद्यालय तथा माता पिता का नाम ऊंचा करना। सफलता के लिए एक बार पुनः बधाई। पूज्य माताजी और पिताजी को चरण स्पर्श तथा सुवर्णा को स्नेह, पत्रोत्तर शीघ्र देना। तुम्हारा अग्रज पवन कुमार। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीजें जो मैं आपको लेकर आती हूँ उसमें बहुत नए नए शब्दों का इस्तेमाल होता है। इन शब्दों को समझिए और इनका इस्तेमाल करिए, बहुत जरूरी है। आप लोग बोलते हो ना कि आंसर राइटिंग के लिए मैं इतने सारे आपके पास आंसर लेकर आती हूँ ताकि आप इनको अच्छे से समझो और करो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 है। क्या दिया गया है, एक निजी विद्यालय में हिंदी के शिक्षक की आवश्यकता है। इस पद हेतु अपनी योग्यता का विवरण देते हुए स्ववृत्त सहित आवेदन पत्र लिखिए।
अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 में 2 प्रश्न दिए गए, एक तो आपका स्ववृत्त है और दूसरा आपके पास ईमेल है, दोनों में से आपको कोई एक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो स्ववृत्त हमें लिखना है वो आवेदन के साथ लिखना है, क्योंकि इन्होंने दिया है आवेदन पत्र भी लिखिए। तो निजी विद्यालय में हिंदी के शिक्षक की आवश्यकता है। चलिए देखें कैसे लिखेंगे इसको। सेवा में प्रबंधक महोदय, ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली, ठीक है। अब आवेदन पत्र के साथ जब हम स्ववृत्त अटैच करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर हमें डेट नहीं देनी। डेट हम कहाँ देंगे, जहाँ नीचे अपने हस्ताक्षर करेंगे जाके एकदम एंड में, ठीक है। विषय नौकरी के लिए आवेदन पत्र। महोदय, विश्वस्त सूत्रों द्वारा ये पता चला कि आपके विद्यालय में एक हिंदी शिक्षक की आवश्यकता है। इसके लिए मैं अपने को उपस्थित करता हूँ, ठीक है। मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए हिंदी परीक्षा पास की है, यानी कि एमए हिंदी में किया है। मुझे खेल कूद में भी काफ़ी रुचि है। मेरी शैक्षणिक योग्यताएं तथा परिचय इस प्रकार है। तो क्या है देखिए, नाम है गोविंद राणा, पिता का नाम गौतम राणा, माता का नाम श्रीमती सरला राणा, जन्म तिथि 10/9/1992, पत्र व्यवहार यानी कि आपका पता 10 विकासपुरी नई दिल्ली, मोबाइल नंबर दीजिए और नीचे ईमेल एड्रेस दीजिए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए नाम और ईमेल एड्रेस में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी सी बारीकियां पकड़ी जाती हैं, ठीक है। अब शैक्षणिक योग्यता उन्होंने बता दिया है पहले ही कि मैंने हिंदी में एमए कर रखा है, ठीक है। 10वीं कक्षा आपने सीबीएसई से करी है, 2006 में 62% मार्क्स हैं। 12वीं कक्षा आपने पास करी सीबीएसई से 2008 में, 73% मार्क्स हैं। बीए आपने किया दिल्ली विश्वविद्यालय से 2011 में, आपके 70% अंक आए हैं। एमए किया आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से 2013 में, 73% अंक प्राप्ति है। बीएड आपने किया दिल्ली विश्वविद्यालय से 2015 में, जहां पर आपको 70% अंक मिले थे। तो आपने ये अपनी शैक्षणिक योग्यता बता दी कि ये हमारी शैक्षणिक योग्यता रही है। चलिए अब विशेष योग्यता में क्या आ जाते हैं, देखते हैं। बीए में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था आपने और खेल कूद में आपकी विशेष रुचि है, ठीक है। आ जाते हैं अनुभव। अब भाई एक्सपीरियंस भी मांगता है। वर्तमान में मैं इलाहाबाद के प्रतिष्ठित विद्यालय में कार्यरत हूँ, उनका एक प्रमाण पत्र भी संलग्न है, यानी कि अब आप जो डॉक्यूमेंट्स इनके साथ अटैच करोगे उसके साथ आपने वो प्रमाण पत्र भी दिया हुआ है। यदि इस पद को संभालने का उत्तरदायित्व श्रीमान ने मुझे सौंपा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने कठिन परिश्रम से हिंदी और हिंदी के छात्रों का उच्च स्तर तक ले जाने का अथक प्रयास करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर भवदीय गोविंद राणा, 10 विकासपुरी नई दिल्ली, ये दिनांक 8 मई 2019, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर लिख दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अथवा करके जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास एक ईमेल रहेगा, स्ववृत्त या ईमेल में से हमें दोनों में से एक चीज करनी होगी। अब क्या है, आप राजन हैं या रजनी हैं, ठीक है। लड़के हैं तो राजन, लड़की हैं तो रजनी। अपने बैंक खाते में नेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित शाखा प्रबंधक को 80 शब्दों में एक ईमेल लिखिए। तो नेट सुविधा आपको प्राप्त करनी है, उसके लिए ईमेल लिखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। प्रेषक फ्रॉम रंजन, आपका जो भी नाम हो आप वहां पर करके ईमेल एड्रेस बनाएंगे। प्रेषिती, आप चूंकि किसको लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं आप यहाँ पर, बैंक को लिख रहे हैं, तो एसबीआई रायपुर जो भी है। बीसीसी और सीसीसी को ब्लैंक छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें अटैच नहीं करना है, लेकिन लिखना है। दिनांक लिखिए। विषय है बैंक खाते में नेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करने के संबंध में शाखा प्रबंधक महोदय। मेरा नाम राजन है, पिता का नाम रघुवीर सिंह, माता का नाम विनती देवी। सादर निवेदन है कि मैं आपके बैंक का एक नियमित खाता धारक हूं। मेरा एक बचत खाता आपके बैंक एसबीआई शाखा राजेंद्र नगर रायपुर छत्तीसगढ़ में संचालित है, यानी कि मेरा एक आपके बैंक में अकाउंट है। अब बैंक में कोई मुझे ऐसे मेरे नाम से थोड़ी ना जानेगा, उसके लिए मेरे को अपना अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। तो क्या दिया, खाता संख्या आप देंगे, ठीक है। काम की व्यस्तता के कारण मैं बार बार बैंक आने में असमर्थ हूँ तथा वित्तीय लेन देन की आवश्यकता को देखते हुए मैं अपने बैंक खाते में नेट बैंकिंग की सुविधा चाहता हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे मेरे बैंक खाते में नेट बैंकिंग की सुविधा देने की कृपा करें। इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, ठीक है। तो आप जो कृपा करेंगे इसका मैं आपके लिए आभारी रहूंगा। धन्यवाद। भवदीय राजन, आप पूरा एड्रेस दे दो।
वो ये इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिए ईमेल एड्रेस, जब ईमेल हम लिखते हैं तो स्टार्टिंग की 4 लाइन छोड़ के बाकी पूरा हमारा औपचारिक पत्र होता है। देखिए स्टार्टिंग की 4 लाइन, प्रेषक, प्रेषिती, सीसी और बीसीसी और डेट, इसको छोड़ने के डेट से तो आपका पूरा औपचारिक पत्र ही शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेट जहां से लिखी उसके बाद से नीचे का पूरा फॉर्मेट आपके औपचारिक पत्र की तरह चलेगा। चलिए अब आ गए हम प्रश्न संख्या 15 में। यहां पर हमारे पास एक विज्ञापन और एक संदेश दिया है, दोनों में से हमें कोई एक करना है। क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। आप 5 कमरे वाला घर किराए पर देना चाहते हैं, इसके लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार करना है, ठीक है। तो आपके पास है, आप इसे देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक ब्लॉग बनाना, घर किराए पर उपलब्ध है, एक छोटे से घर की पिक्चर बना दो। 3 टॉयलेट, 5 कमरे, सभी कमरों में एसी की सुविधा, वॉशिंग मशीन, किचन, 2 वॉलड्रोब और एक बड़ी सी छत। 250 स्क्वायर फीट का क्षेत्रफल है, बिजली तथा पानी की पूर्ण व्यवस्था है, मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, स्कूल, एक कॉलेज नजदीक में है। भाई घर के आसपास सब लोग यही चीजें चाहते हैं। इच्छुक व्यक्ति निम्न पते पर संपर्क करें। संपर्क सूत्र, शॉप नंबर 10, बुराड़ी मार्ग, नई दिल्ली, फोन नंबर, ठीक है। तो जब आप एक विज्ञापन दे रहे हो तो व्यक्ति आपका घर देखने आएगा तो घर का एड्रेस तो आपको देना ही पड़ेगा। आपसे अगर आने से पहले बात करेगा, भाई परमिशन लेगा आप घर पर हो कि नहीं, तो उसे फोन नंबर भी देना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें आपके लिए जब आप किराए पर घर दे रहे हो तो ये उपलब्ध करानी है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमारे पास एक संदेश हमें लिखना है। क्या है, आप कुमुद या कुमुदनी, यानी कि आप अगर लड़के हैं तो कुमुद हैं और लड़की हैं तो कुमुदनी है। बड़े प्रयासों और प्रतीक्षा के बाद आपकी बहन का स्थानांतरण अपने गृह नगर में हो गया है। आपकी बहन कहीं काम करती हैं, बाहर थी, अब बहुत दिनों बाद उनका जो आपका घर है वहीं पर उनका ट्रांसफर हो गया है। इसके लिए उन्हें बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश आपको लिखना है। तो बधाई दीजिए, खुशी भी है कि भाई बहन अब घर पर रहेगी। तो देखिए क्या है, बधाई संदेश क्या है, दिनांक 21 फरवरी, समय लिखिए, प्रिय बहन, तुम्हारा स्थानांतरण अपने गृह नगर में होने की खबर से हृदय प्रसन्नता से भर गया है। तुम्हारे निरंतर प्रयास और धैर्य रंग लाए। अब तुम्हारे साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। तुम्हें नई शुरुआत की ढेरों शुभकामनाएं। स्नेह सहित कुमुद या कुमुदनी, ठीक है। तो ये बधाई देते हुए देखिए शब्द जो है वो 40 हैं, तो ज्यादा लंबी भी हमें नहीं लिखना, बहुत ये नहीं कि बहुत ज्यादा लिखते चले जाओ, इस बात से भी आपको बचना है, ठीक है। तो ये था हमारा सैंपल पेपर नंबर 3 जो हम आपके लिए आज लेकर आए। तो इसी तरीके से अभी 1-2 पेपर्स और लेकर आऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्वेश्चन के पैटर्न्स मिल रहे हैं, पेपर पैटर्न मिल रहा है। हर एक चीज़ अगर आप क्वेश्चन पेपर देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं प्रैक्टिस के लिए। तो एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन पेपर आपको तो सॉल्व करने चाहिए हर सब्जेक्ट के, तभी आपकी प्रैक्टिस एकदम अच्छी हो पाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर से एक नए सैम्पल पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।